हम छठी क्लास से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हर बच्चे को ना इतना तो चाहिए कि यार कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देश में हर तरह के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको उस भेदभाव से बचाने के लिए संविधान है। संविधान को बनाने के लिए अंबेडकर जी ने क्या क्या सोचा था, ये सब का सब एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में समरी में है। कोई व्यक्ति केरला में रहता है, एक व्यक्ति कोई दिल्ली में रहता है, कोई अरुणाचल में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई लद्दाख में रहता है, कोई कहीं भी रहता है। ये जो हमारी जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अलग अलग तरीके के लोग आए और यहाँ पे आके बस गए। जब ये लोग यहाँ पे आके बस गए तो हमारा मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी प्लूरल सोसाइटी बन गई। हमारे देश में जहां पहाड़ होते हैं वहां पे लोग एकांत में रहते हैं। तभी लोग कहते हैं कि हम तो साहब पहाड़ों पे जा रहे हैं, हम तो शांति ढूंढने, हम तो पहाड़ों पे जा रहे हैं संन्यास लेने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, एक क्लास ऑफ लोग जो खुद को मानते हैं कि हम तो प्रीस्ट हैं और हम स्कॉलर्स हैं, हमारे पास दिमाग है। अब जब सरकार की हमने बात कर ली, सरकार के होना जरूरी है, तो अच्छी सरकार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार खराब होगी तो सब बेकार हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में 5-6% व्हाइट लोग रहते थे, गोरे लोग, और वही रूल करते थे, और 95% ब्लैक लोग रहते थे, बेचारे लेबरी करते थे। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहां पे। हमारी सरकार अकाउंटेबल है, ये नहीं जवाब ही नहीं दे रही किसी को, कोई जवाब नहीं, जवाब देना पड़ेगा। अब आप बताओ, इंडिया डेमोक्रेसी लग रही है कि नहीं लग रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वाला प्रारंभ चैनल। नाउ मैं हूं आदित्य तिवारी, और मैंने पिछली कुछ क्लासेस में पहले भी मैंने ये चीजें जरूर बोली बच्चों को कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये जो एनसीईआरटीज है ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और जिस बात पे मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि ये एनसीईआरटीज उन लेवल के बच्चों के लिए तो अच्छी है जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है। अब छठी क्लास के बच्चे को ज्यादा आप समझा नहीं सकते हैं, तो उसके लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है बच्चा, उस उतनी ही नॉलेज यहां पर है। लेकिन वो नॉलेज फिर रिपीट हो जाती है 11th 12th में, फिर आगे रिपीट होती है स्टैंडर्ड बुक्स में, तो हम डायरेक्ट वहां पे आ सकते हैं। लेकिन जिनको कोई भी जानकारी नहीं है, जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, आप बस ये क्लासेस को सुन लीजिए। ये नोट्स आपको चाहिए, ये तो आपको वापस मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नोट्स में हम ये सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, जो चैप्टर आपको यहां पे दिख रहे हैं। ये चैप्टर को पढ़ने में, अगर आप किताब पढ़ने निकलेंगे, हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे लगे, और उतनी ही देर में हमारे आधी देर में हमारी क्लास भी हो जाएगी। नाउ ये जो चैप्टर्स हैं, इनके नोट्स आप ले सकते हैं हमारे बैच पे, हमारे ऐप पे जाके, और ये आपके लिए फ्री है। तो इस बैच में आपको एनरोल करना पड़ेगा, जिसका नाम है फ्री यूपीएससी एनसीईआरटी सीरीज। यहां पे आपके सारे ये सब बागड़ बिल्ले टीचर, हमारे सारे सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे गोट तो हैं यहाँ पे, ऋषभ सर, शिवम सर रह गए, दीपेंद्र सर भी रह गए, चलो ठीक है, सबके सीम बना देते हैं। नाउ ये आपको नोट चाहिए, प्लीज आप ले लीजिएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इनको बस एक रीडिंग मारनी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। सुनना ज्यादा है, सुन लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि इनसे बस अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी। डेवलप काहे के लिए होगी? हमें इस जगह से इस जगह तक पहुंचना है, बस ये है। हमारा बैच है प्रारंभ, और ये प्रारंभ बैच हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ये बैचेस की प्राइस रिवील हो चुकी है, 3 साल के लिए होती है ये प्राइसेस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में देख सकते हैं इस समय बैचेस का क्या चल रहा है। इन बैचेस में बच्चे तैयार होते हैं फॉर द रिटन एग्जाम, प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंटरव्यू आल्सो। सो आप जाके बैच अपने चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको अगर कोई बातचीत हमसे करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पर्सनल ये है, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर ही सकते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा हैंडल है, ठीक है। एनीवे, लेट्स कम टू कि क्या हो रहा है छठी क्लास के एनसीईआरटी में। क्या मिल जाएगा? कुछ तो मिलेगा, और कुछ काम की चीज मिल जाएगी। हम छठी क्लास से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हर बच्चे को ना इतना तो चाहिए कि यार कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसको नहीं मालूम है, ये जो एनसीईआरटी है ये बहुत ही इजी टू ग्रैस्प है। इजी टू ग्रैस्प क्यों? क्योंकि इसमें कहानियां हैं। अगर आपके हाथ में किताब हो, ये वाली छठी क्लास की एनसीईआरटी, या आपके हाथ में अगर कोई इसकी पीडीएफ भी हो, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहानियां बहुत सारी हैं। अनु की कहानी है, समायरा की कहानी, जाने क्या क्या इसमें कहानी है। छोटे बच्चों के लेवल पे, छठी क्लास का बच्चा 12 साल का बच्चा होता है, उसमें इतनी समझ होती है ना। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको एनसीईआरटी से प्रकट हुए दिखेंगे एग्जाम में। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि जितनी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, हमें जो भी और किताबें हमारी स्टैंडर्ड बुक्स, सुभाष कश्यप, यूपीएससी वाला, सारी किताबें, इनमें आपको झलक मिलेगी एनसीईआरटी की ही। हेंस ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाउंडेशन से समझ में क्या आ जाएगा, द वेरी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस इस देश का। ये देश इतना ज्यादा डाइवर्स है, देश में हर तरह के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको उस भेदभाव से बचाने के लिए संविधान है। संविधान को बनाने के लिए अंबेडकर जी ने क्या क्या सोचा था, ये सब का सब एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में समरी में है। ओके, एनसीईआरटी का कोई नोट्स नहीं बना सकता, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कंसाइज पिच की हुई
इतिहास है। ठीक है, तो अब क्लास 6 एनसीईआरटी के बाद हम फिर क्लास 7 12 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जाके स्टैंडर्ड बुक्स में आते हैं, तब जाके हम प्रीलिम्स के लिए रेडी हो पाते हैं, प्रीलिम्स मेंस अपने सारे। नाउ ठीक है साहब, ओके, शुरू करते हैं अपनी कहानी चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 बेसिकली इन 3-4 शब्दों से मिलकर बना है। डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक कोई व्यक्ति केरला में रहता है, एक व्यक्ति कोई दिल्ली में रहता है, कोई अरुणाचल में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई लद्दाख में रहता है, कोई कहीं भी रहता है। सब तरह के लोग हैं। ये जो हमारी जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है कि हम इतने अलग अलग विभिन्न तरह के लोग भी इंडिया में रह के खुद को इंडियन मानते हैं, खुद को बिलीव करते हैं कि हाँ हम इंडियन हैं। नाउ अब जो ये चैप्टर शुरू होता है, ये चैप्टर कहता है कि डाइवर्सिटी, पहले समझा देता हूं मैं डाइवर्सिटी है क्या। डाइवर्सिटी मतलब हर प्रकार की डाइवर्सिटी, सब तरह के लोग। आप, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, सब तरह के लोग, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ठीक है, खान पान सब तरह का अलग अलग है, कहीं पे चावल, कहीं पे रोटी, कहीं पे दाल, कहीं पे शाकाहारी, कहीं पे मांसाहारी, अलग अलग तरह का सबका व्यंजन होता है, सबका फूड प्रेफरेंस अलग अलग होती है। रिलीजन की तुम बात ही नहीं कर रहा, इतने ज्यादा रिलीजन है हमारे यहाँ पे, सब तरह के रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हम बेसिक बातें ही कर लेते हैं, मोटी मोटी समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ लोग तो डाइवर्स हैं, बात क्लियर हो गई। सब तरह का पहनावे अलग अलग है हमारे यहाँ पे, कहीं पे कोई सलवार कमीज पहनी जाती है, कहीं पे घाघरा चोली पहनी जाती है, कहीं पे दामन पहना जाता है, कहीं पे फिरन पहनी जाती है, कहीं पे कुछ और पहना जाता है, पहनावा अलग अलग। फिर त्योहार आ जाते हैं, लोग अलग अलग, धर्म अलग अलग, लोगों के रीति रिवाज अलग अलग, लोगों की फसलें कटाई का टाइम अलग अलग, तो वहां से हमारे त्योहार हमारे आते हैं। फिर हम जहां जहां रहते हैं वही अलग अलग है, कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई नदियों के पास रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई वहां रहता है जहां पर समुद्री तट है, सब तरह के लोग हो गए। यानी कि इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है कि कई सारे देश भी इतने डाइवर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, कहने को यूएस इंडिया से 3 गुना बड़ा है, लेकिन वहां पे 98% जनता खाली इंग्लिश बोलती है। ठीक है, 98% जनता, और इंग्लिश ही वहां की मेन ही लैंग्वेज। हमारे यहां देखो जरा, हमारा संविधान कहता है शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज रहेंगी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहां पे 22 है। अब इमेजिन करो आप, ये तो लैंग्वेज है, अभी तो मैंने बाकी तो बात ही नहीं करी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 लो, फिर इनमें से कुछ क्लासिकल लैंग्वेज निकलेंगी, फिर इनमें से कुछ और ऐसी लैंग्वेज ये हैं जो कि 2-3 लैंग्वेजेस का मिश्रण है। ठीक है, तो ये तरह की लैंग्वेज हो गई। नाउ आप खुद ही देखिएगा, आपके परिवार में हो सकता है जनरली लोग एक ही 2 लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी इंग्लिश, हो सकता है लोग तीसरी एक लैंग्वेज बोलते हो साथ में, कोई मराठी बोलते होंगे साथ में, कोई हो सकता है बंगाली बोलते हो साथ में, कोई हो सकता है मजूली बोलते हो, कोई हो सकता है माघी बोलते हो। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस तो हैं, ये तो आप भी फील कर ही सकते हैं। नाउ एक स्टोरी है इस किताब में, वो किताब में जो स्टोरी कहती है कि 2 तरह की बच्चियां हैं, एक समायरा शनाया ऐसा नाम जो दिल्ली में रहती है, और एक बच्ची है जो अनु, वो केरला में रहती है। दोनों का परवरिश, दोनों का जो परिवेश है वो भी अलग अलग है। एक ऐसे शहर से आई है जो बिल्कुल अर्बन सिटी है, जहां मेट्रो ट्रैफिक, यहां पे उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी लैंग्वेज चलती है, वहां पे चलती है क्रिश्चियन फैमिली का ट्रेडिशन, वहां पे चलता है मलयालम भाषा, तो उनका सबका पहनावा अलग, उनका सबका अलग अलग चीजें होती है। नाउ फिर आगे चलते हैं, यहां पे इन्होंने क्या क्या देखा है समायरा ने अपने जीवन में, रिपब्लिक डे परेड जैसी चीज। यहां पे इन्होंने क्या क्या देखा है, फ्लड वगैरह देखा है, इन्होंने देखा है कि नेचर कैसे, बैक वाटर जो होते हैं केरला में वो कितने सुंदर है, सब उसका अपना अपना तरीका है जीने का, उसका अपना अपना तरीका है देश को देखने का। इसके बावजूद यहां पे त्योहार अलग अलग है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दोनों इंडियंस हैं, बस दोनों इंडियंस हैं। यानी कि दोनों सेम नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? सिमिलर इसलिए कि हम एक देश में रहते हैं, ये पहले सिमिलैरिटी हो गई इन दोनों लड़कियों में। दूसरी चीज सिमिलैरिटी ये है कि चाहे ये कहीं भी रहते हो, ये अपने देश के संविधान को मानते हैं, ये मानते हैं कि हम हिंदुस्तान की अखंडता, संप्रभुता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए हम अपनी सर्विस देने को रेडी हैं। यानी कि चाहे केरला में रहती हो, चाहे दिल्ली में रहती हो, इन दोनों का एक सिमिलैरिटी तो ये है कि ये इंडियन है। उसके बाद इनका रहन सहन, पहनावा, ड्रेस, सब कुछ चीजें अलग अलग हो सकती है। ये बात एक चीज क्लियर हो इससे कि 2 शहरों में रहने वाली 2 बच्चियां जिनका जीवन अलग अलग व्यतीत हुआ है, उन दोनों में सेमनेस नहीं है, उन दोनों में सिमिलैरिटी है। सेमनेस होती है बिल्कुल आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये 2 ट्राइंगल बनाए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं,
ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का एंगल ऑलमोस्ट सेम होंगे। अगर किसी को नहीं पता हो तो आप ये 9th-10th में आप पढ़ते हो आगे चल के, और ये आप देखते हो कि हाँ कैसे सिमिलैरिटी इंप्रूव करते हैं ज्योमेट्री में। तो ये वो चीज है, ठीक है। ये सिमिलर है, नॉट सेम, सिमिलर। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि चाहे जहां भी रहते हो, जो भी बोलते हो, जो भी खाते पीते हो, हमारी एकता इज बेटर, हमारी एकता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट डज नॉट मीन दैट एवरीवन इज द सेम, इट मीन्स कि लोग सिमिलर हैं, लोग कुछ कुछ चीजों में सेम है, कुछ कुछ चीजों में अलग अलग है, बस इतनी सी बात है। नाउ ये आई कहां से है? कितना ज्यादा समय बीत गया है, कितना ज्यादा समय बीत गया है हमारे यहां पे। देखो दुनिया भर के लोग यहां पे आए, दुनिया भर से आर्यन माइग्रेशन लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इन्वेजन खूब हुआ था, नादिर शाह, अब्दाली, सब तरह के लोग आए। फिर उसके बाद ट्रेडिंग होती रहती है खूब समय तक। फाइनली हमारा कॉलोनियल रूल। तो इस प्रोसेस से, इस समय से, इस पूरी चीज से हमने क्या देखा कि हमारे यहां पे लोग जो आए, अलग अलग तरीके के लोग आए और यहां पे आके बस गए। जब ये लोग यहां पे आके बस गए तो हमारा मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी प्लूरल सोसाइटी बन गई, ठीक है। हर तरह के लोग आने से नई लैंग्वेज, नया फूड, नया आर्ट, नया रिलीजन, नया कस्टम्स, सब कुछ होना शुरू हुआ। एंड इससे ही प्रकट हुई हमारे देश की डाइवर्सिटी। एक एरिया लद्दाख है, लद्दाख माउंटेनियस है, वहां पे एक पहाड़ी के नीचे एक 4-5 घर है, दूसरी पहाड़ी के नीचे दूसरे 4-5 घर, दूर दूर रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। ये लद्दाख हो गया। फिर एक हो गया ये ऐसा केरला जैसा, केरला में समुद्री तट है, ट्रेडर वेडर आ रहे हैं वहां पे, कई सारे चर्चेस बन गए वहां पे, स्पाइस ट्रेड, वहां से रास्ता बन गया दालचीनी लेके जाने का। फिर उसके बाद वहां पे ये त्योहार हो गए, सब कुछ, बोट रेस, एलिफेंट फेस्टिवल, सारी चीजें होती हैं। यहां का कल्चर अलग है। यहां जो लोग आए वो उस तरीके थे, मुस्लिम कम्युनिटी, बुद्धिस्ट लोग आए, मॉन्क्स, ये वहां पे मोनास्ट्री बनी, सिल्क रूट का पार्ट बना लद्दाख। फिर हमारे वहां पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग वहां पे पश्मीना शॉल वगैरह। नाउ हमारे देश में जहां पहाड़ वहाड़ होते हैं वहां पे लोग एकांत में रहते हैं। तभी लोग कहते हैं कि हम तो साहब पहाड़ों पे जा रहे हैं, हम तो शांति ढूंढने, हम तो पहाड़ों पे जा रहे हैं संन्यास लेने, क्योंकि वहां पे आइसोलेशन होता है। ओके, एक वहां का डिफरेंट कल्चर होगा, यूनिक कल्चर। फिर जो हमारे तट है समुद्री, वहां पे डिफरेंट तरह का कल्चर होता है, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग होती है, वहां पे जहाज वहाज आते हैं पानी के। दैट मीन्स कि वहां पे मिक्स्ड कल्चर प्रकट होगा। केरला में ये देखा, तमिलनाडु में ये देखा, महाराष्ट्र में ये देखा, आंध्रा में ये देखा, उड़ीसा में भी ये देखा। तो ये हो रहा है। दैट मीन्स ज्योग्राफी शेप करती है कल्चर। देश हमारा इतना विराट, इतना बड़ा देश है। यहां पे ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट बना दिया, बहुत ही रफ डायग्राम है ये। यहां पे ईस्टर्न कोस्ट हो गया हमारा, तमिलनाडु, हमारा केरला, हमारा कुछ भी बॉम्बे, मद्रास, सारे सब तरह के हमारे स्टेट है, सबका अपना रहन सहन, खान पान। नाउ इसमें एक क्वेश्चन ही आपके लिए है, इसको आप ही को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना सही चैप्टर था ये, देखो कुछ था नहीं इसमें। अब इसको आप अगर पढ़ने बैठोगे तो आप ज्यादा देर में इसको पढ़ोगे, इससे बढ़िया कि 3-4 स्लाइड में चैप्टर खत्म कर दिया हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया कि इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इनमें से कौन बता सकता है? सारे भारतवासी एक ही भाषा बोलते हैं क्या? इंडिया, हमारे यहां रहने वाले इंडियन लोग आपस में कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं क्या, डिस्पाइट कल्चरल डिफरेंसेस? वेल, क्या आंसर यही है। नाउ ऑल इंडियंस फॉलो द सेम रिलीजन। ओह अच्छा, देयर इज नो कल्चरल डिफरेंस अमंग इंडियंस। अच्छा, 22 तो भाषाएं हैं, ये तो स्टेटमेंट गलत है, डी वाली गलत है, सी वाली गलत है, ए और भी देख लेना आप। नाउ एक और क्वेश्चन, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है, या फिर ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल ऐसा रखा था, या फिर ज्योग्राफी हमारे यहां ऐसी है, माइग्रेशन ऐसा हुआ है, इन्वेजन ऐसा हुआ है, या ट्रेड हमारे ऐसे ऐसे रहे, या फिर रिलीजन ऐसा ऐसा डिफरेंट है। तो हमारे डाइवर्सिटी क्यों है, इसका आंसर आप देंगे। अब चलते हैं चैप्टर 2 पे, जो कहता है कि अब ठीक है, लोग हर तरह के हैं, हाँ हैं, इन लोगों के साथ कुछ कुछ कहीं भेदभाव हो जाता है, लोग एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ मन में धारणा बना लेते हैं, प्रेजुडिस। लोग एक दूसरे के प्रति एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं, स्टीरियोटाइप कि अरे ये गोरे लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं, जो कंजी आंखों वाले लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं। ये स्टीरियोटाइप है, ये स्टीरियोटाइप है। फिर होता है डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप का और प्रेजुडिस का प्रैक्टिकल फॉर्म, जब एक्चुअल में आप किसी के साथ बिहेव ऐसा करते हो कि उसको लगे कि आपने तो उसका भेदभाव कर दिया। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये सब हमारा इक्वालिटी के माध्यम से, इसके माध्यम से। प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, इन सब से प्रकट क्या होता है? छुआछूत जैसी प्रॉब्लम। कास्ट सिस्टम देश में, सब तरह के लोग हैं, सारे डिफरेंसेस हैं लोगों में। नॉट ऑल डिफरेंसेस लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, बट
ऑल डिस्क्रिमिनेशन दे कम फ्रॉम प्रेजुडिस। ओके, नाउ इसमें सबसे पहले तो इन वर्ड्स के मतलब समझ लेंगे हम बहुत शॉर्ट में। प्रेजुडिस होता है जब मन में हम कोई धारणा बना लें किसी के प्रति, अपने मन में मान ही लें, हमें पता नहीं है एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता, पर हमने मन मान लिया कि ऐसा ही होता होगा। हमने खुद ही से कहना शुरू कर दिया, किसी और से बिना पूछे, किसी और से बिना कंफर्म किए, विदाउट फैक्ट्स हमने बोलना शुरू कर दिया कि ये ऐसा ही होता होगा, हमने हमें मालूम है। यानी कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जैसे ऑल एक्स पीपल आर लेजी, कोई बात बोल दी किसी ने, कुछ भी कह दिया कि अरे जो है सारे बंगाली ऐसे होते हैं, अरे जो है सारे ये करते हैं वो करते हैं। अब इसके बाद इसको सिंपल भाषा में जब कोई बोलता है तो क्या बोलता है? एग्जाम्पल, गर्ल्स कांट डू मैथ्स, लड़कियां मैथमेटिक्स नहीं कर सकती। ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप है। ये एक ऐसा आपने बना दिया कि हाँ 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 ऐसे ही होते होंगे, आगे आगे बात करो, छोड़ दो इन्हें। ये स्टीरियोटाइप है। अब इसका प्रैक्टिकल फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन, कि एक्चुअल में जब हम किसी को इन वजहों से जो हमने मन में धारणाएं बना रखी हैं उनकी वजह से हमने किसी को भेदभाव से दूर कर दिया अपने से, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक्टिंग ऑन प्रेजुडिस, प्रेजुडिस पे एक्ट करना, किसी को डिफरेंटली ट्रीट करना, किसी को यह बोलना कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो। दिस लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी। समाज में फिर कोई बराबर नहीं रह पाता, कोई ऊपर नीचे होने लगता है। जैसे किसी को ये बोलना कि तुम हमारी जात के नहीं हो तो हम तुमको हायर नहीं करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, जात के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारा संविधान मना करता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में मंत्रा, आपने मन में एक बिलीफ बनाया, आपका वैसा एटीट्यूड हो गया, वैसे आप बिहेव करने लग गए, और जब आप बिहेव करने लग गए तो आपने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। दिस इज हाउ डिस्क्रिमिनेशन प्रोपोगेट। क्या आपने मन में सोच लिया कि वो व्यक्ति तो जो है ऐसा ही होता होगा, यही सोचता होगा? ये गलत है। आपने भी ये सुना होगा कि अरे जितने टॉपर्स होते हैं सारे चश्मिश होते हैं, सारे टॉपर्स होते हैं वो कोई क्रिकेट गेम नहीं खेलते, वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते। ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है? कोई और स्टीरियोटाइप अगर आपने देखा हो तो मुझे जरूर बताना। नाउ आगे चलते हैं अपने और चीज पे। डिस्क्रिमिनेशन तो ये हो गया। नाउ इसके लिए हमने क्या इतिहास में कुछ देखा है क्या? हाँ देखा है। हमने पुराने अपने इंडिया के इतिहास में यह देखा है कि सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती थी। हिंदुइज्म में हम जब सुनते हैं वर्णा सिस्टम, तो हमें याद आता है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित्स। ये वर्ड्स हम सुनते हैं। एक क्लास ऑफ लोग जो खुद को मानते हैं कि हम तो प्रीस्ट हैं और हम स्कॉलर्स हैं, हमारे पास दिमाग है। एक क्लास ऑफ लोग जो कहते हैं कि हम तो वॉरियर ट्राइब है, हम तो लड़ाई करना जानते हैं, हम तो जो है डिफेंड करना जानते हैं, हम राज करना जानते हैं। तीसरे वैश्यास, जो ये जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है, व्यापार कैसे होता है, मर्चेंट्स लोग कैसे होते हैं। फिर शूद्रास, जो सर्विस देते हैं। फिर चौथे हमारे दलित्स, जिनको कि बोला जाता था कि अनटचेबल है। थैंक गॉड वी हैड पीपल लाइक डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने हु एंश्योर्ड कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एंड हो किसी भी हाल में। क्या हो रहा है? इसको पेन नहीं चलेगा क्या? डिस्क्रिमिनेशन एंड्स, चलो जो भी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो किया ना, वो क्या किया पता है? इन्होंने संविधान बनाया। संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, यहां भी नहीं चल रहा पेन, आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम यहां पे पेन को एक बार हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी को नहीं पता हो, छोटी क्लास के बच्चों के लिए समझ आने के लिए, संविधान माने देश की सबसे बड़ी रूल बुक, सबसे बड़ी किताब। उसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 400 प्लस कई सारे आर्टिकल्स हैं। अब उनमें कुछ ऐसे आर्टिकल है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये जो आर्टिकल्स हैं ये एबॉलिश करते हैं अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी कि जो छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम है देश में वो ना हो, कोई किसी से भेदभाव ना करे इस बेसिस पे। आर्टिकल 14 कहता है कि हर कोई बराबर है, हर किसी के पास राइट टू इक्वालिटी। अच्छा ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन
कोई भेदभाव नहीं होगा किसी से भी। और किन बेसिस पे नहीं होगा? ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कि कोई किस नस्ल का है, कोई किस जात का है, कोई कौन से जेंडर का है, या कोई कहां पैदा हुआ है। ठीक है, इन बेसिस पे कोई कभी किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सिंपल सरल बात। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे आर्टिकल है हमारे देश के संविधान में, और संविधान बनाया किसने? हमारे चीफ आर्किटेक्ट हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने। इन्होंने बनाया, इन्होंने इंश्योर किया कि ये जो प्रॉब्लम है जो इन्होंने अपने जीवन में फेस करी थी, ये प्रॉब्लम कोई और फेस ना करे। तो अब एक बार ये समझ लेना, ये हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, चीफ आर्किटेक्ट। ओके, आर्किटेक्ट। अब यहां जगह कम है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने संविधान जब बनाया 1949 में, ये बन गया। नाउ इन्होंने इंश्योर किया कि ये काम दोबारा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम देखो आप, एक फैमिली है जिसकी स्टोरी यहां पे लिखी हुई है, एक अंसारी फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, और ये गए घर ढूंढने गए, वहां पे लैंडलॉर्ड्स ने मना कर दिया कि हम आपको घर नहीं देंगे। अब ये चीज ना कहने को इलीगल तो नहीं है, क्योंकि एक घर जिसका प्राइवेट घर है वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे घर पे किराएदार कौन होगा। लेकिन ये इलीगल नहीं है ऑन पेपर, पर ये डिस्क्रिमिनेशन है यार। दिस इज प्योर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज प्योर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन है ब्रो। अब जब ये डिस्क्रिमिनेशन है तो कैसा डिस्क्रिमिनेशन है ये? रिलीजियस फॉर्म, ये रिलीजियस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। इससे क्या हो रहा है? सोशली एक्सक्लूड हो रहा है एक फैमिली उस एरिया में घर ना ले पाने से। एक्चुअली में उस फैमिली का, उस व्यक्ति का आर्टिकल 14 से 17 सब वायलेट हो रहा है, सब कुछ जो हमारा संविधान देता है, राइट टू इक्वालिटी। अब इसका इलाज क्या है? इलाज एक ही है कि कानून क्लियर हो, दूसरी चीज लोगों में जागरूकता हो कि ये चीज पे भेदभाव ना करें। ना आपने भी कभी अगर ये चीज सुनी हो, समवन बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपके जहां भी, ड्यू टू देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कुछ भी चीज पे, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है आपने ही फेस किया, हो सकता है आपने ही ये चीज समझी हो कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ऐसा होता है सर, हमने देखा है। बस ये एक चीज है, डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग, घर पाने में दिक्कत, एक रियल प्रॉब्लम है इंडिया की, कि लोगों को घर नहीं मिलता है, पूरे मोहल्ले में, उस एरिया में, उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में, जो भी है, वहां पे घर नहीं मिल रहा है। सो ये सब था चैप्टर। अभी क्या था, हमने क्या देखा? इंडिया डाइवर्स है, सब तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, ये तरह के खान पान है, वो तरह की भाषा है, वो तरह की ड्रेस है, वो तरह का पहनावा है, वो तरह का फेस्टिवल है, वो तरह की जगह है, इन सब में अलग अलग तरह के लोग। इन लोगों के साथ क्या होता है? कहीं में भेदभाव हो सकता है। कैसे होता है? लोग प्रेजुडिस मान लेते हैं अपने मन में कि प्रेजुडिस होती है, स्टीरियोटाइप कर लेते हैं लोग, फिर स्टीरियोटाइप के बाद डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। हमने जो देखा है, हमारा संविधान, उसके कोई आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, 21, ये सब के सब, इनमें से कौन सा है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है? का क्वेश्चन फॉर यू, आप बताओगे। नाउ इनमें से क्या चीज का एग्जाम्पल है ऑल गर्ल्स आर इमोशनल? जब अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात बोले कि सब लड़कियां इमोशनल होती है, ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, स्टीरियोटाइप है, ये प्रेजुडिस है, या ये इनइक्वालिटी है? इन दो में से एक होना चाहिए। ये क्या होगा आप बताएंगे। नाउ तीसरे चैप्टर पे आते हैं कि अब ये इतना बड़ा जो देश है, सब तरह के लोग हैं यहां पे, डाइवर्स तरह के लोग हैं, इनको, देश को संभालने के लिए एक छठी क्लास के बच्चे को आप क्या समझा सकते हो? उसको हम ये समझा सकते हैं कि देख बेटा, इतना बड़ा जो एरिया है देश का, इसको चलाने के लिए चाहिए क्या होगी? एक सरकार चाहिए होगी जो इस देश को चलाएगी। नाउ ये सरकार का काम क्या है भाई? एक सरकार, हर देश की सरकार कुछ ना कुछ होती है। सरकार के कुछ डेफिनेट काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको सिक्योरिटी देनी होती है भाई, आर्मी, फिर पुलिस, कोई भी चीज, नेशनल सिक्योरिटी होती है देश की। फिर इसके बाद हमारे कई सारी हमारी स्पेशल सर्विस होती है, जो हमारी स्पेशल सर्विस, कई तरह के हमारे वो होते हैं लोग, आर्मी में, पैरामिलिट्री में, सारे तरह के लोग, लॉज एंड ऑर्डर, रूल मनवाने के लिए, सो दैट एवरीवन फॉलोज रूल, हर कोई रूल फॉलो करे, सो दैट एवरीवन फॉलोज रूल। कितना इंपॉर्टेंट है?
अगर लोगों ने रूल मानना ही छोड़ दिया फिर तो क्या होगा, जंगल राज होगा। इमेजिन करो ना आप, व्हाट वुड हैपन इफ वन डे देयर इज नो पुलिस, एक हफ्ते के लिए कोई पुलिस ना हो, एक महीने के लिए, एक साल के लिए कोई पुलिस ना हो, तो क्या होगा। पब्लिक सर्विसेज, कई सारे रोड कौन बना के देगा, लोग बनाएंगे अपने आप, नहीं। हॉस्पिटल कौन बना के देगा, सरकार बना के देती है। फिर इसके बाद कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनपे सरकार का रूल एक उनमें हाथ लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, भले स्कूल प्राइवेट हो लेकिन सरकार तय करेगी कि वहां पढ़ाई कैसे हो रही है, पढ़ा कौन रहा है, और सिलेबस विलेबस कैसे टेस्ट होगा, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड क्या क्या होंगे। फिर सरकार उस समय पे एक्टिव हो जाएगी जब देश में कुछ आपदा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, हर जगह अर्थक्वेक आते रहते हैं, हमने सुना है। तो अर्थक्वेक हो गया, और भी आपने कोई आपदा सुनी है, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया, ड्राउट। अब तो बाढ़ कितनी आती है लेकिन सूखा ज्यादा हो गया ना। इसके बाद और तरह की आपदा कुछ भी हो सकती है, कहीं पे कोई कोई चीज फट गई, कोई बादल फट गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे फ्लड्स हो गए, तो फ्लड लो साहब ये भी आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो जाता है। फिर लोगों को इक्वालिटी देना, लोगों को बराबर करना, नो वेल्थ या कास्ट या रिलीजन या एटसेट्रा 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 प्रिविलेज, किसी भी बेसिस पे किसी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। फिर इकोनॉमी देश की संभालनी होती है सरकार को, ये सरकार का एक और काम है, मेन काम तो यही है। देश के हमारे बैंक हो गया, देश के हमारे जितने भी स्टॉक मार्केट हो गया, ये चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है भाई, अगर गिर गया तो सबका पैसा डूबेगा। फिर ये सारे इंपॉर्टेंट काम सरकार संभाल रही है, कर रही है। ऐसे केस में आपके लिए क्वेश्चन वही था कि अगर पुलिस अगर नहीं रही एक हफ्ते के लिए, दो तीन महीने के लिए, एक दो साल के लिए, तो क्या होगा देश का हाल। नाउ सरकार हर देश में कुछ कुछ तरह की होती है, किसी ना किसी देश में कैसी भी सरकार होगी, लेकिन कुछ सरकार तो होगी होगी, कोई देश बिना सरकार के चलेगा नहीं। नाउ कैसे कैसे होता है डेमोक्रेसी में, मेन जो सबसे ज्यादा आजकल जो फॉलो होता है वो ये होता है। क्या है डेमोक्रेसी में, इसमें लोग अपने आप लोग चुनते हैं, पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, लोग अपने आप से सरकार चुनते हैं। ओके, नाउ इसमें एनीवन कैन बी प्रेसिडेंट, और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए ही काम करेगी। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर पीपल, और लोगों के पास अधिकार होंगे। यहां पे ये डेमोक्रेसी है, पीपल हैव राइट्स, लोगों के पास अधिकार रहेंगे। ठीक है, ये बात। जैसे इंडिया, जैसे यूएस, जैसे फ्रांस, तो इन देशों में यूएस, यूके, फिर फ्रांस, इंडिया, ये सारे देश हो गए जहां पे क्या है, जहां पे डेमोक्रेसी है। फिर कुछ देश होते हैं मोनार्की, मोनार्क मतलब जहां पे मोनार्की होता है, जहां पे राजा होता है मुकुट वाला। तो अब मोनार्की में नो पीपल्स चॉइस, लोगों की चॉइस नहीं है ना, नो पीपल्स चॉइस, हेरेडिटरी होता है, जो व्यक्ति राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, बेटा या बेटी जो भी बड़ा वाला हो। फिर यहां पे मोनार्की कैन हैव अनलिमिटेड पावर, सोच के देखो आप, भाई राजा है वो, जो मन करे कर ले, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे हो सकता है कि यहां पे लोगों पे राइट हो, पीपल मे और मे नॉट हैव राइट्स, पीपल मे और मे नॉट हैव राइट्स। ओके साहब, ठीक है। तीसरा ये आता है, ये बहुत ही ऐसा होता है कि यहां कुछ भी हो सकता है भाई, यहां नहीं मालूम है किसी को कुछ, यहां पे ओनली वन रूलर, डिक्टेटरशिप है भाई। यहां का कोई आइडिया नहीं है यहां पे कौन राजा है, क्या है, यहां पे एक आदमी जो है वही सब कुछ है, उसी के हाथ में सब कुछ ही है। नाउ याद रखना, ही विल डिसाइड एवरीथिंग। इसके कोई एग्जांपल बताएंगे किसी को डिक्टेटरशिप के, कुछ तो पता ही होंगे किसी ना किसी को, कुछ भी चीज के। नाउ यहां पे ही कुड बी गुड और बैड, फर्क नहीं पड़ता भाई, लोगों के पास अधिकार हो ना हो, ही डजंट केयर। ठीक है, पीपल जनरली डोंट हैव राइट्स, पीपल डोंट हैव एनी राइट्स, ना
क्या नॉर्थ कोरिया में ये राइट्स हैं लोगों के पास कि वो बाहर जा सकते हैं इंडिया से, अपने नॉर्थ कोरिया से? नहीं है उन पे राइट, ठीक है। पीपल डोंट हैव राइट्स, है ही नहीं। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। मोनार्की एग्जाम्पल क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके एक मोनार्की भी है, लेकिन यूके में डेमोक्रेसी भी है, यूके में लोगों पे अधिकार भी है, लेकिन यूके में प्रॉपर एक क्राउन है, प्रॉपर एक सिंहासन है। इंडिया क्या है? इंडिया एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। रिपब्लिकन मतलब होता है, रिपब्लिकन मतलब होता है एनी एवरीवन, एवरी सिटीजन इज एलिजिबल टू बिकम प्रेसिडेंट। हमारे देश का हर नागरिक एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए, अगर बनना है, अगर उसका मन हो तो, टू बिकम प्रेसिडेंट। लेकिन बनता तो कोई एक ही है। नाउ डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है कि लोग अपने आप से सरकार चुनते हैं। पीपल इलेक्ट, पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट। सिंपल सरल भाषा में लोग अपने आप सरकार चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड सरकार बनाना, और वही होती है डेमोक्रेसी। ना जो सरकार चुनते हैं जब लोग, तीन तरह की सरकार चुनते हैं, सेंट्रल, स्टेट और अपनी लोकल सरकार। अच्छा, ये क्या क्या होती है? सेंट्रल सरकार डील्स विद बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, डील विद कोई भी देश का डिफेंस, है ना, देश का बड़ा बड़ा डिफेंस होता है, देश की करेंसी, ये चीजें। फिर देश के इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, है कि नहीं? तो हमारे कुछ भी लिख लो आप, इंटरनेशनल अफेयर्स। फिर जो स्टेट सरकारें होती हैं वो अपने अपने स्टेट के अराउंड चीजें संभालती हैं खाली खाली। जैसे इनका काम होता है मेन जो अपने एरिया में कुछ भी लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, इन चीजों को देखना, एटसेट्रा। और फिर आती है लोकल सरकार है। लोकल सरकार है, ये आपके शहर की, आपके गांव की होगी, तो इन्हें हम कहते हैं पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, या म्यूनिसिपैलिटी, ये अपने लोकल काम करेंगी। लोकल अरे लोग कट हो गया तो कोई बात नहीं, मिटा लेते हैं ना यार, पीपीटी पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। लोकल जो भी काम होते हैं आपके, रोड्स, मार्केट्स, कुछ भी और काम जो आपने पंचायतों के सुने हो, कुछ भी छोटे मोटे काम कराना, मेला झूला कुछ बनाना, फेयर, कहीं मार्केट प्लेस लगती है, कहीं पे कुछ मेला झूला लगता है, वो सब, ये सब हमारा पार्ट 11 एक है हमारे संविधान में। इन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में एक पार्ट 11 है। उस पार्ट 11 में कुछ आर्टिकल्स हैं 245 से लेकर 263। तो इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है संविधान के कि सेंटर और स्टेट्स, सेंट्रल एंड स्टेट पावर डिवीजन कैसा कैसा होगा, पावर डिवीजन। तो ये कैसा कैसा इन्होंने बता दिया। फिर एक आता है शेड्यूल 7, जो पूरे संविधान के जब 400 आर्टिकल खत्म हो जाते हैं, संविधान का आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 400, उसके बाद आता है शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो शेड्यूल 7 है वो कहता है कि सेंटर किस पे काम करेगा, स्टेट किस पे काम करेगा, और हमारी लोकल सरकारें, सेंटर और स्टेट किस पे मिलकर काम कर लेंगे। दैट मीन्स शेड्यूल 7 क्या कहता है? सेंट्रल एंड स्टेट टॉपिक्स, सेंट्रल एंड स्टेट टॉपिक्स, जो टॉपिक आपने यहां देखे, ऐसे कई सारे टॉपिक है, 100 टॉपिक है जिन पे सेंटर काम करता है। 100 टॉपिक, 100 अराउंड 100, ये अराउंड कुछ ऐसे ही है 50 के आसपास। और फिर इसके बाद एक और लिस्ट होती है तीसरी, जिसमें ये लिखा होता है कि सेंटर स्टेट दोनों मिलकर उस पर काम कर सकते हैं। ये सब आपका आगे आ जाएगा जब आप बड़ी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन इस चैप्टर का एक एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू है। तो इनमें से सरकार का काम क्या नहीं है? क्या नहीं है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ केयर, मैनेजिंग नेशनल डिफेंस, या लोगों का रिलीजन बताना। इनमें से क्या काम नहीं है सरकार का? ये आपके ऊपर है। नाउ रिपब्लिक कौन माना जाएगा? इंडिया इज रिपब्लिक क्यों? क्योंकि हमारे पीएम है, ये रीजन है हमारा। हमारा हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इसलिए रिपब्लिक है। या
स्टेट्स के पास अपनी अपनी सरकारें हैं, इसलिए हम रिपब्लिक हैं। बताओ क्यों? इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद चैप्टर 4। अब जब सरकार की हमने बात कर ली, सरकार के होना जरूरी है, ठीक है, तो अच्छी सरकार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार खराब होगी तो सब बेकार हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि सरकार अच्छी कैसे मानी जाएगी? सरकार अच्छी कब होगी? जब देश में डेमोक्रेसी हो, लोगों की बात सुनी जा रही हो, लोगों के अधिकार प्रोटेक्टेड हो। अधिकार जैसे साउथ अफ्रीका में हुए थे एक समय पे, अपार्थाइड हुआ था। अपार्थाइड किसी को नहीं पता हो तो अपार्थाइड होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे साउथ अफ्रीका में 5-6% व्हाइट लोग रहते थे, गोरे लोग, और वही रूल करते थे, और 95% ब्लैक लोग रहते थे, वो बेचारे लेबरी करते थे। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहां पे। मंडेला जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मंडेला जी को, इनको बेचारे को जेल में डाल दिया, 25-27 साल जेल में रही है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसकी स्टोरी आपकी इस क्लास में है। और ठीक है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत। मंडेला जी जो है बहुत बड़े आदमी है थे। अब कुछ एक अच्छी सरकार में, जो सरकार डेमोक्रेटिक है, जो सरकार लोकतांत्रिक है, जो सबकी मान के चलने वाली सरकार है, सबकी सुनने वाली सरकार है, तो वो सरकार क्या करेगी? वो सरकार कुछ काम करेगी। क्या? लोगों का पार्टिसिपेशन करवाएगी। पार्टिसिपेशन पहला काम, वोटिंग। अरे अरे क्या हो रहा है? वोटिंग प्लस लोग अपनी बात चिल्ला के भी कह सकते हैं, प्रोटेस्ट, कुछ भी हो, लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं ना। इसके बाद इक्वालिटी, 1 पर्सन 1 वोट, बस। चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, हर एक पर्सन पे वोट देने का अधिकार है, और उसके वोट की वैल्यू सेम है जो बाकियों के वोट की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 पर्सन और 1 वोट, 1 वोट। फिर इसके बाद रिजोल्यूशन। लोगों में जब लड़ाई झगड़ा होता है तब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कोई भी चीज पे लड़ाई हो सकती है लोगों में, बैठ के पीसफुली बात करके उसको सॉल्व करना। राइट्स, लोगों के कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इनका प्रोटेक्शन एब्सोल्युटली जरूरी है। अब अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो सरकार अकाउंटेबल है, तो सरकार अकाउंटेबल है। दैट मीन्स पब्लिक विल आस्क क्वेश्चंस, सरकार से पूछेंगे लोग सवाल, और लोगों के प्रतिनिधि जो होते हैं, नेता लोग ऊपर जाके बैठे होते हैं इसमें हमारे संसद में, वो जाके सवाल पूछते हैं लोगों से, हमारे नेताओं से। तो दैट मीन्स हमारी सरकार अकाउंटेबल है। ये नहीं जवाब ही नहीं दे रही किसी को, कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं, जवाब देना पड़ेगा। लोगों से चुन के गए हो ना, 5 साल बाद वोट लेने तो आओगे वापस, तो जब उस समय लोग जब आप नीचे आओगे वोट मांगने, तब लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने अच्छा काम किया कि नहीं किया। अब आप बताओ, इंडिया डेमोक्रेसी लग रही है कि नहीं लग रही है? आपके ऊपर है क्वेश्चन। नाउ जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो जाता है, तो हम कैसे करते हैं? अगर कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तलवारें वलवारें चल गई आपस में, तो ऐसे केस में इसका इलाज क्या है? पहली बात तो ये, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि लोग अलग अलग है ना, डाइवर्सिटी है, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लोग नाराज हो गए, तो इसके बाद लड़ाई हुई आपस में, तो डिसएग्रीमेंट विल हैपन, डेफिनेटली होंगे ही होंगे। डेमोक्रेसी इज पीसफुल रेजोल्यूशन विदाउट वायलेंस नहीं होगी। डेमोक्रेसी यही कहती है, बैठ के बातचीत करो आपस में, जो भी है। कोर्ट्स इस मामले में काम करते हैं। इलेक्शंस गलत सरकार को हटा सकते हैं अगर सरकार गलत है तो, बस वायलेंस नहीं होगी, नो वायलेंट ओवरथ्रो। सरकार तख्ता पलट नहीं कर देंगे जाके, ये नहीं करना है। अब डायलॉग से, नेगोशिएशन से, टॉक्स, डिस्कशन सॉल्व होगा। डेमोक्रेसी में देखो पार्टिसिपेंट कैसा होता है, लोग वोटिंग करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग लिखित में लिख के देते हैं, राइटिंग टू रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने अपने नेताओं को, रिप्रेजेंटेटिव्स उनको लिख के देते हैं कि ये काम गलत हुआ, ये काम नहीं होना चाहिए। लोग इंफॉर्मेशन मांगते हैं आरटीआई के माध्यम से, कईयों को पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होता है? इससे लोग जागरूक रहते हैं। लोग ग्राम सभा में जाते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, अटेंडिंग ग्राम सभा। किसी को आइडिया भी नहीं होगा ग्राम सभा क्या चीज होती है।
जो भी 18 से बड़ा वोटर होता है अपने गांव में, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। आप जा सकते हो ग्राम सभा, साल में 2 बार तो होती ही होती है आपके गांव में, और वहां जाके आप खड़े होकर प्रधान से, सरपंच से सीधे पूछ सकते हो कि ये काम कब करा के दोगे आप। ठीक है। नाउ मीडिया एंड सोशल मीडिया, ये सब लोग जनता को जागरूक करते हैं, इससे जनता पार्टिसिपेट कर पाती है डेमोक्रेसी में। ठीक है। इससे हम बोलेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पावर इन डेमोक्रेसी, जो साउथ अफ्रीका में नहीं था। वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। मंडेला जी बेचारे चले गए जेल 27 साल के लिए। बाद में जब वो जेल से बाहर आए तब जाके वो राष्ट्रपति बने और फिर हीरो आदमी बन गए वो। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी काम तो कर सकती है, कैन इमर्ज इवन फ्रॉम ऑपरेशन, कि जहां जहां पे ऑपरेशन है, जहां जहां पे प्रताड़ना भी है, वहां से भी लोग निकल के आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। हमने बात करी कि लोगों को पार्टिसिपेशन हो रहा है डेमोक्रेसी में। नाउ जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पे एक वर्ड आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर ये वर्ड किसी को पता है तो जरूर बताना कि ओनली एजुकेटेड पर्संस एडल्ट्स कैन वोट, ऑल एडल्ट्स 18+ हैव द राइट टू वोट, या फिर ओनली एडल्ट मेल, या फिर वोटिंग फॉर ऑल एडल्ट्स, वोटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल एडल्ट्स। इनमें से क्या आंसर लग रहा है आपको, आप मुझे जरूर बताना। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका में जो हुआ था वॉज अ सिस्टम ऑफ क्या, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब होता है नस्लवाद, के नस्ल के आधार पे। ठीक है। नाउ अब आते हैं 5वां चैप्टर पे। तो सरकार की अभी हमने बड़ी बड़ी बात समझ ली। अभी तक हमने आपकी 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में जो हमने 4 चैप्टर पढ़े, इसमें हम समझ गए कि हाँ साहब, देश की जनता बहुत डाइवर्स है, इसको संभालने के लिए सरकार चाहिए, सरकार अच्छी होनी चाहिए। और सरकार क्या करे, सरकार डेमोक्रेटिक हो। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े काम कर रही है, सेंटर स्टेट ऊपर ऊपर की चीज संभाल रही है। अब हमारे लेवल पे क्या है, हम और आप जहां पे सड़क में, शहर में, जहां भी हम रहते हैं, हमारे लेवल पे हमारे लिए क्या क्या है, यहां बात करनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले, मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि आपका गांव 2, 4, 5, 6 गांवों का मिला के एक ब्लॉक, और उस जिला के सारे गांवों को मिला के एक जिला परिषद, यह समझना बहुत जरूरी है। आप जिस भी शहर में रहते हो, यह शहर है, फिर इस शहर के अराउंड कई सारे गांव होंगे, कई सारे गांव होंगे, हो सकता है आप इन्हीं गांव में कहीं रहते हो। ठीक है। नाउ मैं कह रहा हूं कि और भी ऐसे कुछ गांव हैं जो छोटे छोटे हैं, जो बीच में अंदर अंदर है, अंदर अंदर है, ये भी गांव है, ये भी गांव है, पर ये शहर का हिस्सा बनते जा रहे जल्दी 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 जल्दी। ठीक है। तो जो लाल लाल है ये प्रॉपर गांव है। अब इन गांव में क्या होगा, ये छोटे मोटे गांव, जैसे होशियारपुर है, होशियारपुर पंजाब में एक जिला है, एक पूरा शहर है। तो शहर के बाहर होशियारपुर के कुछ कुछ गांव है, गांव के नाम है, वहां पे कुछ भी सैला कला नाम है, सैला खुर्द नाम है, कुछ भी रनियाना, रनियाला, नरियाला, ये सब गांव के नाम है। माहिलपुर वहां पे गांव है। तो क्या है, यानी कि ये सारे गांव हैं जो दूर दूर हैं। इन गांवों में अपने अपने लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या है, एक एक पंचायत है, उसमें सरपंच होगा इलेक्टेड बाय वार्ड मेंबर्स। हर गांव को बांटा जाता है वार्ड के आधार पे, और एक वार्ड में 1-2 गांव भी हो सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, गांव छोटे से होते हैं। तो वहां पे एक ग्राम पंचायत बनेगी, सरपंच को वहां पे चुन के बिठा के। फिर इन 2, 3, 4 गांव को एक साथ कर दो, ऐसे इनको जब कर दोगे एक साथ तो बनेगा क्या, पंचायत समिति। और पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होगा, एक प्रधान गांव का, जो आपने सुना होगा, गांव का प्रधान कौन है भाई, क्या है यहाँ पे, प्रधान जी क्या हो रहा है। फिर ऐसे सारे गांवों को मिला दो, ये 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 सारे गांवों को मिला दो, तो बनेगा क्या, जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में कहां लिखा है, हमारे 73 अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, और पार्ट 9 में लिखा है। 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में, 73rd अमेंडमेंट कहते हैं उसे। और इसने क्या ऐड किया, इसने कुछ कुछ आर्टिकल ऐड किए, 243, फिर 243A, फिर 243B, ऐसे करके 243O तक है, O तक है, ये सारे O तक ये आर्टिकल्स हो गए। ये बताते हैं कि पंचायत कैसे कैसे होगी भाई, पंचायत का काम क्या क्या रहेगा। अब इन सब के बीच में आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा इज रियल पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा होती है, एक पंचायत है एक गांव की,
कुछ 2-4 गांवों की कुछ एक पंचायत समिति हो गई और जिला परिषद हो गई, ठीक है, हो गई है। ग्राम सभा क्या चीज है? ग्राम सभा है उस गांव के सारे वोटर्स जो 18+ वोटर हैं, एडल्ट वोटर्स, वो कहलाती है ग्राम सभा। सारे तुम्हारे पापा मम्मी चाचा ताऊ पड़ोसी रिश्तेदार सारे के सारे जो 18 से ऊपर है, वो सब ग्राम सभा का हिस्सा है। और ग्राम सभा साल में 2 बार होती है। पूरे गांव के सब लोग बैठते हैं, प्रधान जी बैठते हैं, सरपंच जी बैठते हैं, और पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर प्रधान जी सरपंच जी से कुछ भी पूछ सकता है। क्या आप तो कह रहे थे हमारे खेत की मेड़ सीधी करवा दोगे, क्या हुआ था? आप तो कह रहे थे नाली का पाइप यहां तक आगे आ जाएगा, आप तो कहे थे यहां पे हैंडपंप लग जाएगा, आप तो बोले थे लाइटें लग जाएंगी, आप तो बोले थे गांव में जो है लाइब्रेरी बनेगी, क्या हुआ? वो होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा। आप तो कहे थे टॉयलेट बना दोगे, टॉयलेट कहां गए? तो ये सब जो सवाल जब पूछे जाते हैं तो ग्राम सभा में सबसे बेसिक, सबसे बढ़िया एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी यहां दिखती है, जब सारे एडल्ट वोटर खड़े होकर सामने सवाल पूछते हैं। ग्राम सभा, आई विल से अगेन, इज ऑल एडल्ट वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एरिया, उस पूरे एरिया के। एवरी वोटर इज अ लेजिस्लेटर। सारे के सारे वोटर्स उस समय अपने आप से एक एमपी की भूमिका निभाते हैं, एक सांसद की भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है कौन कौन? ऑल एडल्ट्स अबव एज ऑफ 18 सब लोग आते हैं इसमें। मिनिमम ट्वाइस अ ईयर ये कंडक्ट होगी। स्टेट्स कैन मेक हैपन मोर, स्टेट्स कैन मेक दीज मोर। साल में 2 बार तो मिलनी ही मिलनी है ग्राम सभा पूरे गांव की। और गांव में पहले से हल्ला किया जाता है, ग्राम सभा बैठेगी साहब जनवरी में, ग्राम सभा बैठेगी साहब जून में, जुलाई में, ग्राम सभा आएगी साहब अगस्त में, दिवाली के बाद आएगी एक बार ग्राम सभा। तो हल्ला होता है पूरे गांव में। क्या काम होता है इनका? ये पूरे गांव के, हमारे पंचायत के प्लान जितने भी होते हैं कि यहां पे बनेगा स्पोर्ट का ग्राउंड, यहां पे बनेगा इस वाले खेत के पीछे रामलीला मैदान, यहां पे बनेगा ये वाला स्कूल, ये वाली जमीन उस काम के लिए जाएगी। तो कोई भी जो प्लान होता है पंचायत का, ग्राम सभा अप्रूव करती है उस गांव के लिए। ग्राम सभा फिर अकाउंट भी देखती है पंचायत ने कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा कमाया है इसने, क्या कोई करप्शन तो नहीं हुआ यहां पे। ग्राम सभा तय करेगी कि कहां कहां पे पैसा लगेगा, गांव के किस किस जगह में पैसा ज्यादा देना है, कहां कहां पे पैसा कम देना है। ग्राम सभा मतलब कौन? सारे एडल्ट वोटर्स, जो लोग बैठते हैं सामने सरपंच के और उनके प्रधान जी के सामने, वो कहते हैं फिर ये काम करो, यही काम चाहिए हमें, ज्यादा अपने मन की मत चलाओ। तो ये होता है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नो नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, नो नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आप इमेजिन करो कितना अच्छा सिस्टम है ये, सोच के ही देखो आप, इससे बड़े सिस्टम को यही नहीं कि गांव के सब लोग बैठ के सामने खड़े होकर कह रहे हैं सरपंच जी परसों तक का समय दे रहे हैं, टैंकर आ जाना चाहिए यहां पे पानी का। ये होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बात है। अब हमारे संविधान ने यह भी बोला है कि गांव में पंचायत है, हाँ है, लेकिन कुछ तरह के लोग हैं, उनका ख्याल करना। कौन कौन तरह के ख्याल? एससीज, एसटीज, ओबीसीज, महिला चेयरपर्सन और सरपंच, ये लोग जो हैं इनके पद पे ये क्या आ सकते थे? अगर पहले का जमाना होता तो नहीं आ सकते थे। लेकिन संविधान आया, संविधान ने कहा गांव में जितनी आबादी है एससीज एसटीज की, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। अगर 20% 22% आबादी है अगर एससीज की, तो 20-22% होना चाहिए। ओबीसीज के लिए बोला स्टेट्स के ऊपर है, डिसाइड करें। महिलाओं के लिए संविधान ने कहा मिनिमम 1/3 टोटल सीट, जितनी पंचायत की सीटें हैं, मिनिमम 1/3 तो महिलाओं को देनी पड़ेंगी। चेयरमैन, सरपंच का जो पद होगा, वहां पे भी महिलाएं, एससी एसटी और एक्रॉस कैटेगरी आ सकते हैं इस पे। ये संविधान में आर्टिकल्स है 243D, 243D3, 243D4। क्यों पता है? ये कम्युनिटी हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड है, हिस्टोरिकली इतिहास गवाह है कि एससीज एसटीज महिलाओं के साथ तो हमेशा ही अभद्रता हुई है। तो जब महिलाएं, एससी एसटी, जब लोग पावर में आएंगे तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए सोच पाएंगे ना, उसका उत्थान करने के लिए। हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड है, इसलिए उनकी भलाई के लिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम इसलिए। ठीक है ना? अब इसके अराउंड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये है, कौन से अमेंडमेंट ने पंचायती राज दिया था? 42nd, 44th, 73, 74th, बताओ। अब अगला क्वेश्चन,
ग्राम सभा, ग्राम सभा की ओबे, ग्राम सभा ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर ऑल एडल्ट रजिस्टर्ड जो वोटर्स, या फिर ओनली द सरपंच और वार्ड मेंबर्स, या फिर गवर्नमेंट सरकारी अफसर जो उस गांव में काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। नाउ अब जो मैंने बात करी थी कि कुछ कुछ ऐसे गांव जो शहर के अंदर आ गए, कुछ गांव है जो बेचारे बाहर बाहर हैं, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, लेकिन कुछ गांव हैं ऐसे जो अब शहर की रूपरेखा का पार्ट बन गए हैं। ये और जो मेन शहर है, मेन शहर तो अपना आपको अंदर मिलेगा, यहां कहीं बीच में, ये बीच में, ठीक है। तो अब जो ये मिडिल वाला एरिया है, लाल वाला एरिया, ये लाल वाला एरिया, इसका नाम है एक ऐसा एरिया जो कि ट्रांजिशनल है, जो कि अभी कन्वर्ट हो रहा है प्रॉपर शहर में। तो इसलिए इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आएगा? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। यहां पे आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग, पटवारी, यहां मिलेगा आपको तहसीलदार, यहां पे भी हमारी जो पुलिस कोर्ट जो होती है, ये सब कुछ ना कुछ काम दिखती रहती है। तो इनके काम होते हैं सारे रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखना कि कहां पे किसकी जमीन है, कहां पे क्या है, वो एक बार हमें देखना है इस क्लास में। चलो साहब देखते हैं क्या होता है। नाउ जो आपने कभी आपने अगर सुना हो, आपके पिताजी ने कभी कोई किस्सा आपको बताया हो, माताजी ने बताया हो कि साहब एक हमारा मोहन है, तो मोहन के पास जो है 2 एकड़ जमीन है। हाँ ठीक है 2 एकड़ जमीन है उसके पास। मोहन का भाई कहता है कि भाई मेरा 1 एकड़ तो मेरा है। अब इसका फैसला पता चलेगा पटवारी के रिकॉर्ड देख के। पटवारी का जो रिकॉर्ड होगा, पटवारी कौन होता है? पटवारी होता है गांव के लेवल का रेवेन्यू अफसर, गांव के लेवल का। पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी से कहते हैं अरे पटवारी साहब हमारी बाउंड्री देखो, किसी ने कब्जा कर ली है, पटवारी साहब ध्यान रखना, अगर आपने हेल्प नहीं कराई तो फिर हम आपको देखेंगे बाद में। दैट मीन्स कि पटवारी साहब के पास होते हैं लैंड के रिकॉर्ड्स, लैंड के रिकॉर्ड्स। पटवारी साहब का और दूसरा नाम होता है यूपी में लेखपाल, या कनुंगो कह लो इनको, तलाटी कह लो इनको। ये क्या करते हैं? ये खसरा खतौनी लिस्ट का पूरा पूरा रिकॉर्ड संभाल के रखते हैं। ये उस गांव का पूरा मैप रेडी रखते हैं, भाई किसका खेत कहां तक है, किसका एरिया कहां तक है। मेन लड़ाई हमारे देश में जो हुई है जमीन के ऊपर ही हुई है। नाउ ये यही बताते हैं कौन सी खेत की कौन सी फसल पे क्या क्या उगता है, भाई यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कितना एरिया कौन सी जमीन के लिए, कौन सी खेती के लिए, किसके पास कितनी जमीन है। ये पहले पर्सन है जब भी कोई लैंड झगड़ा लड़ाई का होता है तो इन पे लोग आते हैं, लेखपाल साहब के पास, पटवारी साहब के पास, कि पटवारी साहब सॉल्व कर दो यार, हमारा देखो मैटर चल रहा है इतने दिन से। तो जब भी कोई लेन देन होती है, किसी ने कोई अपनी खेत बेच दिया, जमीन बेच दी, तो पटवारी साहब के पास उसका लेखा जोखा जाएगा हिसाब। नाउ लेखा जोखा बनता कैसे है, कैसे दिखता है बनता हुआ? तो इन पटवारी साहब के पास, लेखपाल के साहब की जो किताब होती है ना, उस किताब में लिखा होता है खसरा। खसरा मतलब खसरा एक नंबर होता है, खसरा नंबर 552, खसरा नंबर 508, खसरा नंबर 21। ये क्या है? ये सर्वे नंबर है ईच खेत का, हर एक खेत का, हर एक खेत का। और खतौनी क्या होती है? खतौनी उसकी लिस्ट का नाम होता है। सारे खेतों की जब आप लिस्ट बना दो, खसरा नंबर 2, खसरा नंबर 5, खसरा नंबर 500, इस पूरी खसरा नंबर सारी को बोलेंगे हम खतौनी। ये इनका नाम है। नाउ इसमें खतौनी में लिखा होता है नेम ऑफ ओनर, और इसके पास क्या क्या खेती कर रहा है, जो भी काम कर रहा है ये इसका खेत कितना बड़ा है, एरिया हेक्टेयर में है, एकड़ में है, बीघा में है, जैसा भी है, क्या खेती कर रहा है वो, टाइप ऑफ इरिगेशन, उसके यहाँ पानी कैसे जा रहा है, भाई टैंकर से जा रहा है कि इस पाइप से जा रहा है, क्या हो रहा है। सो पटवारी और ये जो होते हैं, ये सब एरिया कहां काम कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन एरियाज में, एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे तहसील वगैरह बैठती है, ठीक है। एक तहसील के अंदर हो सकता है 4, 5, 7, 8 गांव हो, 10 गांव हो, जो भी हो, फर्क पड़ता है। नाउ अलग अलग डिपेंड करता है अलग स्टेट में क्या क्या हिसाब है। नाउ पटवारी, विलेज में झगड़ा हुआ, पहुंचे पटवारी साहब के पास, यहां समझ में नहीं आया, मैटर फंस गया यहां पे भी, तो ऊपर गए तहसीलदार के पास, तहसीलदार से भी मैटर क्लियर नहीं हुआ, तो गए हम कलेक्टर साहब के पास, जिला के, जो जिला में बैठते हैं, जिला के कलेक्टर होते हैं, आपका सपना है प्रॉपर। यहां जब मैटर सॉल्व नहीं होगा, देन यू विल गो टू कोर्ट, जुडिशरी के मालिक सॉल्व नहीं हो पा रहा, देखो ना पटवारी साहब ने किया, ना तहसीलदार ने किया, ना 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 इन्होंने किया, डीएम साहब ने, हम तो बैठे रह गए। तो यहां पे पुलिस, मैजिस्ट्रेट और यहां पे कोर्ट सब अपना अपना काम निभा रही है। कैसे कैसे? ये लोग एफआईआर फाइल करते हैं, जैसा मारपीट हो गई, गांव में लड़ाई हो गई आपस में, कोई इसकी भैंस चुरा के भाग गया, कोई कुछ कर गया, फिर ये पुलिस थाने में लेके जाती है सारी सामग्री,
सबूत गवाह जो भी होते हैं, ये क्राइम व्राइम संभालेंगे जो भी है एरिया के, और इनके एक एसएचओ होते हैं हर इसका स्टेशन का, उसको हम कहते हैं अपने जो हमारे थानेदार होते हैं, तो इनका नाम होता है एसएचओ साहब, ये आइए आते हैं। फिर नाउ मैजिस्ट्रेट, डीएम साहब, ये तुम्हारा सपना है, तुम्हारी ड्यूटी यहां आ जाती है, तुम उस एरिया के सिविल और रेवेन्यू दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर हो। सिविल मैटर मतलब ऐसे मैटर जो किसी के लेन देन के थे और फंस गए कहीं पे, और रेवेन्यू मैटर मतलब कि उस जिला में से कितना कितना उगाही हो पा रही है पैसे की। फिर तुम्हारा नाम ही कलेक्टर कहलाता है, क्योंकि पुराने जमाने में कलेक्टर का काम था मेन चीज टैक्स कलेक्ट करो, जमीन का सारा रिकॉर्ड बना के रखो, देन यू विल बी कॉल्ड कलेक्टर। सारे डिपार्टमेंट जितने भी जिला में काम करते हैं, तुम उनका क्या हो, तुम उनका कोऑर्डिनेटर हो, तुम्हारे थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन पास होती है, यहां से वहां से यहां से वहां से यहां, तुमसे ही होती है। इधर कोर्ट्स, कोर्ट्स क्या काम करेगी, बिल्कुल सबसे निचले स्तर पे मुंसिफ अदालतें, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठते हैं यहाँ पे, फिर सिविल जज उसके ऊपर, फिर हमारे पूरे स्टेट के हाई कोर्ट एक, फिर सुप्रीम कोर्ट, फाइनल अथॉरिटी यहीं पर ही है। इसके आगे देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है भाई, ये लास्ट है, ठीक है। तो तुम्हारा अगर मैटर कभी फंसता है तो मैटर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। कहां से, गांव से गए पटवारी साहब के पास, मिला नहीं कोई रिकॉर्ड, पटवारी साहब के पास तहसीलदार के पास गए, इनसे बोला साहब कुछ हल मिल जाए, तो इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आया, जाओ ऊपर, इन्होंने भगा दिया आपको ऊपर कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब ने कहा कि यार बहुत पुराना मैटर लग रहा है, तो कोर्ट बता पाएगी इस पे, तो तुम आगे चले गए कोर्ट अपना इंसाफ पाने कि साहब ये जमीन है किसकी। ऐसे होता है, ये है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब पटवारी साहब का काम क्या था भैया, कलेक्टिंग टैक्सेस, गांव से टैक्स लेते हैं ये, या मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, या फिर रजिस्टरिंग मैरिजेस, गांव में शादी अब लिखते हैं ये, या फिर रूरल एरिया में हेल्थ केयर देते हैं ये। क्या करते हैं बताओ, क्या करेंगे ये, इनका मेन काम क्या है। दूसरा काम, इनमें से विच डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता है सर्वे नंबर एंड एरिया ऑफ इंडिविजुअल फील्ड, खतौनी, खसरा, एफआईआर या म्यूटेशन रिकॉर्ड। म्यूटेशन रिकॉर्ड बताओ, म्यूटेशन रिकॉर्ड होता है चेंज ऑफ लैंड यूज, चेंज ऑफ लैंड यूज, ठीक है। अब आ जाओ शहर के अंदर, शहर के अंदर कैसे कैसे हमारा प्रशासन काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। आप जब शहर में जहां रहते हैं, मान लो आप अगर शहर में रहते हैं, तो आपको दिक्कतें अलग हैं गांव से, गांव की दिक्कत अलग है, शहर की दिक्कत एकदम अलग है। तो गांव में दिक्कतें होती हैं कि भैंस चुरा के भाग गया कोई, गांव में दिक्कतें होती है कि इसने हमारी खेत की मेड़ जो है आगे बढ़ा ली, हमारी खेत में ले आया, इसने हमारी जो है बाउंड्री से हमारी बाउंड्री तोड़ दी, हमारा ये निकाल के ले गया, तार निकाल के ले गया, इसने अपनी बकरियां छोड़ दी हमारे खेत में। ये प्रॉब्लम गांव की है। शहर की प्रॉब्लम अलग होती है। शहर की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जो हमारे शहर, यहाँ पे हमारे गांव, यहाँ पे हमारे घर के बाहर जो है कूड़ा पड़ा रहता है, शहर में जो सड़कें हैं टूटी फूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, ये सारे काम कौन देखेगा, उस शहर का अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड कमेटी, लोकल वार्ड कमेटी, उस शहर का नगर निगम, उस शहर की नगर महापालिका, म्युनिसिपल काउंसिल, उस शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर लोग ये देखेंगे। इनके पास क्या काम है, एक बार इनके काम देख लेते हैं। तो अब ये कैसे कैसे काम संभाल रहे हैं। जो चीज गांव में थी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत एक गांव के लिए पंचायत, फिर उसके सरपंच मुखिया हमारे जो भी चुन के बैठे हुए हैं, उनमें एक पंचायत सेक्रेटरी होता है जो सरकार देती है, एक ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर, फिर ग्राम सभा होती है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये वाली है। अब इनके पास क्या काम है, ऐसे कुछ 29 काम है जो पंचायत लोग करते हैं अपने ग्रामीण एरिया में, ठीक है। जो अर्बन एरिया में काम क्या होते हैं, अर्बन एरिया में जो ग्राम पंचायत है सबसे छोटा, वो एक दो मोहल्ले मिला के एक वार्ड बनता है, एक दो मोहल्ले, एक दो कॉलोनी, दो तीन चार मोहल्ले एक मिला के एक वार्ड बन गया। और फिर इस नगर निगम का पूरे का हेड बनेगा कोई मेयर, ठीक है साहब बना दो। इनको मिलेगा एक म्युनिसिपल कमिश्नर, नगर आयुक्त, आईएएस, ये भी तुम बनोगे। इसके बाद वार्ड कमेटी, जो काम ग्राम सभा का था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूनिट, वो काम वार्ड कमेटी का होता है। ये भी साल में एक या दो बार बैठती ही बैठती है। इनको म्युनिसिपल, हमारी शहर की जो होती है निकाय, इनको कुछ 18 काम दिए हुए हैं। तो इन स्लाइड से हम समझ सकते हैं दोनों का डिफरेंट डिफरेंट काम। गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसे कुछ 29 टॉपिक हैं जिन पे पंचायत जो लोग हैं ये लोग काम कर सकते हैं। जो ऐसे कुछ 18 टॉपिक है जो कि शहर के लिए इंपॉर्टेंट है, सड़कें वगैरह, लाइटें वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह, छोटे छोटे काम, ये कैसे कैसे पानी की सप्लाई इधर से उधर पहुंचानी है, जो भी करना है ये काम, ये अब देख लेते हैं अपना, ठीक है साहब, ओके। नाउ
जब म्यूनिसिपैलिटी अपना काम कर रही होती है तो कैसे कैसे तरीके से काम करती है। अगर शहर बड़ा है, 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, तो नगर निगम होती है वहां पे। जैसे आपने सुनी होगी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहां पे इन नगर निगम का एक हेड बनाया जाता है मेयर, जो इन सारे पार्षदों का, जो आपने पार्षद चुन के बिठाए हमारे नगर निगम में, इन पार्षदों में से एक पार्षद चुना जाएगा जो कि मेयर बनेगा। अब जो पॉपुलेशन जहां पे छोटी है, 1 से 10 लाख के बीच में, बहुत कोई छोटा सा शहर, चरखी दादरी, छोटा छोटा शहर हो, अभी 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 नए नए जिले बने हैं ये, ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन अभी कम है। नाउ इन जगहों पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो यहां पे क्या होगा, म्युनिसिपल बोर्ड होगा या अपना म्युनिसिपल काउंसिल होगा, नगर पालिका। यहां पे एक चेयरपर्सन होंगे, हेड, ठीक है साहब, ओके। नाउ एग्जाम्पल स्मॉलर सिटीज, कोई छोटे छोटे शहर सोच लो। अब नगर पंचायत, जो अब एरिया बड़ा हो रहा है, गांव से शहर बन रहा है, गांव से शहर बन रहा है, कुछ बहुत छोटा सा दूर का अंदर का इंटीरियर हार्टलैंड ऑफ इंडिया जो अब जाके शहर बनेगा, तो यहां पे भी चेयरपर्सन ही होंगे एक, और ये भी रूरल टू अर्बन ट्रांजिशनल एरियाज, ट्रांजिशनल एरियाज। अब कुछ होते हैं ऐसे एरिया जो कि छावनी होते हैं, कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट जहां पे आर्मी का छावनी होती है, आर्मी का कैंट होता है, जैसे आगरा कैंट, ग्वालियर कैंट, कानपुर कैंट। तो इन एरियाज में क्या होता है, यहां पे नगर निगम इनके रूल नहीं चलते, इनके एरिया में मिलिट्री डिसाइड करती है कि सड़क कहां तक रहेगी, लोग, आम लोग कहां से कहां जा सकते हैं, और हमारे मिलिट्री एरिया में कौन नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां पे स्टेशन, उस कैंटोनमेंट के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे मिलिट्री के, वो हेड होंगे। जैसे आर्मी एरिया के आसपास की जमीन है, तो उन एरिया को कैंटोनमेंट संभालती है, उन एरिया को कैंटोनमेंट बोर्ड संभालता है, ओके ओके। मेयर जो है, मेयर हमेशा इलेक्टेड, चुना हुआ होगा सारे पार्षदों का मिला के। और जो म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, जो आपको मिला म्युनिसिपल कमिश्नर, जो इसको नगर निगम का सारे काम कराता है, वो एक आईएएस ऑफिसर होगा। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ही इज द रियल सीईओ, सीईओ यही है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यही है। नगर निगम के जो हमारे मेयर होंगे, उन्हें नहीं पता है कुछ भी, वो तो क्या पता, अंगूठा टेको, क्या मालूम। लेकिन जो कमिश्नर होगा, उन्हें नॉलेज होती है, और यहां पे तुम्हारा रोल आता है। नाउ मेयर एक पॉलिटिकल रोल है, एक पॉलिटिकल हेड है, और जो कमिश्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो एक्चुअली में काम करा सकता है, उसे काम कराना आता है, उसे काम मालूम है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। नाउ 74th अमेंडमेंट ने क्या क्या दिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। 74th अमेंडमेंट ने क्या दिया था, यह आपके लिए क्वेश्चन आ गया। नाउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हु इज द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन होता है, मेयर, डेप्यूटी मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर, वार्ड काउंसिलर, पार्षद, कौन होता है बताओ, चार में से कोई एक ही हो सकता है। नाउ रूरल लाइवलीहुड, गांव में समस्याएं बहुत है, छोटी समस्या नहीं है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और उसका भले ही गांव वाला आदमी छोटा है, भले ही वो, उसका कोई लेवल नहीं है जीवन में, लेकिन उसके पास भी कुछ अधिकार है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। उसकी गांव में खेती है, या हो सकता है वो खेती, उसके पास जमीन भी नहीं बची है। कोई बड़ा किसान है, उसका अलग समस्या है। कोई एग्रीकल्चरल, कोई लेबर है, कोई किसानी नहीं कर पा रहा लेकिन और बाकी छोटे मोटे काम कर रहा है, दुकानी उकानी चला रहा है, छोटा मोटा लाद के लेके जाता है सामान। कोई छोटा किसान है जिसकी बेचारे की कोई है ही नहीं कोई लेवल। फिर कलपट्टू एक विलेज की कहानी है इसमें आपके, वो देख लेंगे हम एक बार ना, कैसे कैसे गांव में सिचुएशन डिफरेंट है, कैसे कैसे। कोई बड़ा किसान, उस पे बड़ी जमीन है, उस पे 50 बीघा जमीन है, उसकी बीवी के नाम पे 25 बीघा जमीन है, उसके पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे और ज्यादा जमीन है, तो इस पे 10 एकड़ से ज्यादा ही जमीन है मान के चलो। ये बुला लेगा किसान लेबर, बैठेंगे सारे, सब लोग काम करेंगे इसके खेत पे, क्या दिक्कत है, मशीनें चलवा देगा बड़ी बड़ी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आएगा, ट्रैक्टर वैक्टर चलाएगा अपने खेत पे, ये प्रॉफिट कमा सकता है खर्चा करने के बाद। इमेजिन करो ये रामालिंगम जी कालपट्टू में, जो आपकी स्टोरी है इसमें हमारी कहानी में। नाउ जो बेचारा स्मॉल मीडियम फार्मर है, वो क्या कर लेगा, उस पे क्या है, उस पे 5 एकड़ जमीन बची है, बेटी की शादी करानी है, कुछ और बेटे को बड़े कॉलेज में भेजना है, पढ़ाई करने भेजना है, जो भी करना है, उसके पास जमीन है उतनी है ही नहीं। वो बेचारा कहीं से भी फैमिली को बोल रहा है कि चलो तुम भी आके काम करो, मेरा कम से कम खर्चा बचेगा। वो कहीं और आसपास के लेनदार से, कोई देनदार से पैसा ले लेगा। कभी एक बार सूखा फ्लड कुछ आ गया, गया वो, जैसे शेखर साहब थे हमारे कालपट्टू कहानी में। फिर इसके बाद तीसरा है तुलसी जी,
जिनका कोई सुनवाई नहीं है इस गांव में, कोई किसानी नहीं है इनके पास, कोई जमीन नहीं है इनके पास, ये दूसरे के खेत पे जाके काम करती हैं, ये दिहाड़ी पे काम करती हैं, आज काम मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है इनके पास, अगर आज काम आ गया तो ठीक है, सीजन में अभी फसल कटाई होगी तो ठीक है, जब फसल बुवाई होगी तो काम आएगा, फसल की जब फसल तैयार खड़ी हुई है तब अगर बुला लिया तो मिलेगा, हमने तो नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस डिवीजन है इन गांव, ये हाल है। फिर आपके छठी क्लास के बच्चे को समझाया जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गांव में लोग होते हैं। अब तुलसी की जो कहानी है, ये दलित महिला, इसको बेचारी को दिन के 40-60 रुपए मिलते हैं, अभी उसमें कमा खा ले, बच्ची को पढ़ा ले, अपने को कुछ करा लो। जब ऑफ सीजन होता है, जब मेन खेती नहीं होती, उस समय घर पे बैठ के अपनी घर पे पीढ़ियां बनाती है बैठ बैठ के। हस्बैंड कहीं दूर शहर में कहीं पे काम कर रहा है लेबरी का, चिल्ड्रन बच्चे कहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है बेवकूफी है, स्कूल में टीचर ही नहीं है। अब यहां पे अपने बच्चे को भेज नहीं सकती इधर उधर कहीं भी, बीमार पड़ गई तो कोई जमीन नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है इनके पास। दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सबसे पहले तो ये रोजगार, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लैंड थी नहीं इनके पास। तीसरी प्रॉब्लम एजुकेशन, बच्चे के लिए स्कूल है भी कॉलेज में, उस गांव में, लेकिन वहां पे टीचर नहीं है, क्या करेंगे बच्चे? फिर हेल्थ, अगर बीमार पड़ी तो क्या होगा, इमेजिन करो। ये एग्रीकल्चर लेबर है, ये इन पे कोई रास्ता नहीं है। तो इनकी समस्या जो है वो यहां इन जगहों में इनकी समस्या फंसी हुई है। ये चैप्टर था आपका, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब घातक चैप्टर है जो अगर इस पूरी किताब में मैं देखूं तो, क्योंकि इसमें छठी क्लास बच्चों को समझाया जा रहा है कि देख रहे हो बेटा, जीवन में समस्या है, खुद को लकी मानो और मेहनत करो इन जैसों के लिए, तुलसी के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर्स इन इंडिया प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय ओनिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर लेबरर्स, लेबर की बात हो रही है, इन पे लैंड है, अच्छा, हैविंग नो लैंड एंड वर्किंग फॉर वेजेस ऑन अदर्स लैंड्स, बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन एग्रीकल्चर। क्या है हमारे एग्रीकल्चर लेबर? क्या होता है? सरकारी अधिकारी है ये। मनरेगा योजना, नाउ बीवी राम जी, नाउ वी जी राम जी, अब इसका नया नाम है मनरेगा योजना का। तो यहां पे मनरेगा योजना जो है इज मोस्ट रेलिवेंट टू विच कैटेगरी ऑफ रूरल वर्कर्स? बिग फार्मर, जिनको जरूरत है वर्कर्स की, लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनको की जरूरत है रोजगार की, ट्रेडर्स इन रूरल मार्केट्स, या रूरल स्कूल टीचर्स। इनमें से किसको मनरेगा योजना की जरूरत है? आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में लाइवलीहुड कैसा कैसा होता है? गांव में हमने देख लिया, बड़ा किसान, छोटा किसान और नो किसान, जो भी है वो व्यक्ति। शहरी एरिया में दो तरह का व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति जो बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा जाके स्कूटी पे जाता है रोज, अपने जाके और अपने पार्किंग पे लगा के जाके कंप्यूटर पे जाके बैठता है, काम करता है। एक होता है जो बेचारा सुबह उठता है, अपना खोमचा रेडी लगाता है, तब जाके वो रोटी कमाता है। दोनों तरह के लोग हैं, यानी कि फॉर्मल सेक्टर और स्ट्रीट वेंडर, इन दोनों तरीके की पढ़ाई होगी इसमें। जो व्यक्ति सड़क पे ये जा रहा है अपना खोमचा लगाने, जो व्यक्ति फैक्ट्री में जाता है अपना ड्यूटी करने, जो व्यक्ति ऑफिस में जा रहा है अपना ड्यूटी निभाने, तो इनको हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया है हमारे देश ने, कैसे कैसे किया है? फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। इसके एग्जाम्पल क्या है? लोग बैंकों में काम करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी, जो लोग फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ये लोग फॉर्मल सेक्टर में हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाह परमानेंट आती है, इनकी तनख्वाह में से कुछ कुछ टैक्स पहले ही कट जाता है, इनकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा इनके पीएफ पेंशन में जाता है, कोई और चीज में जाता है, इनकी ड्यूटी फिक्स रहती है, इनके लिए लेबर लॉज रेडी है कि 8 घंटे ज्यादा ड्यूटी नहीं कराओगे, और इसमें कम लोग काम करते हैं। मेजॉरिटी जनता हमारी यहां काम करती है, जैसे सड़क पे खोमचा लगाना, जैसे घरों में काम करना जा जाके औरों के घरों में, जैसे हमारे रिक्शे वाले, इनका कोई सुनवाई नहीं है, इनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, डेली वेज पे काम करते हैं लोग, इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। यहां तो कम से कम यहाँ पीएफ, ग्रेचुइटी, ईएसआई जाने क्या क्या कट रहा है, पेंशन वेंशन सब कट रही है, यहां कुछ नहीं है, मरते दम तक काम करते रहो। फिर अनलिमिटेड काम करने के आवर्स हैं इनके, यहां तो फिक्स नंबर है,
8 से 9 घंटे काम करो बेटा, उसके बाद छुट्टी, तुम्हारी, जाओ घर। यहां क्या काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। यहां पे कुछ चीज प्रोटेक्शन नहीं है किसी चीज की। यहां लेबर लॉ तो है कम से कम इनके पास, इसमें है हमारे ज्यादातर जनता, 80% से ऊपर जनता हमारी यहां पे काम करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वी हैव नो नंबर, नो डेटा ऑफ हाउ मच ऑफ मनी गोज इनटू इनफॉर्मल सेक्टर। एक रफ आइडिया है बस, उससे ज्यादा हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा होगा अंदर। वी डोंट नो। द ग्रेट डिवाइड है ये ऑफ अर्बन इंडिया। यहां पे भी दोनों लोग, गवर्नमेंट जॉब्स, एमएनसीज, फैक्ट्रीज, गरीब आदमी ये भी होगा, हो सकता है फैक्ट्री में काम करने वाला, ये भी गरीब होगा, क्या पता, लेकिन कम से कम इसका कुछ कुछ रिकॉर्ड तो है, इसका पीएफ वगैरह कट रहा होगा, इसका कुछ तो जा ही रहा होगा। नाउ इसमें भी आपकी जो कहानी है वो बच्चू की कहानी है। स्ट्रीट वेंडर बच्चू क्या करता है, अहमदाबाद में रहता है, पान और तंबाकू बेचता है, बीड़ी बेचता है, जो भी करता है। कोई इसकी दुकान थोड़ी है, सड़क पे बैठता है, ये पेमेंट में बैठता है, ये अपने सड़क किनारे ढाबे के बाहर, जो भी होगा। पुलिस आती है, भगा देती है इसको। दुकानदार ये किसी और लेनदार से पैसा लेता है कभी कभी, ये कोई सेविंग नहीं, इस पे कुछ नहीं, तब भी 5 बच्चे पाल रहा है अपने इसके 5 लोगों का परिवार है इसका। इसको देखो नंदू को, नंदू क्या कर रहा है, नंदू कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है मुंबई में, ड्यूटी कर रहा है 12 घंटे, और हफ्ते के 6 दिन, मंडे टू सैटरडे, 3 से 4 हजार रुपए कमाता है महीने के, 3 से 4 हजार रुपए महीने के। ना कोई पीएफ, ना छुट्टी, कुछ नहीं कह सकता है। अगर बोला किसी ने तो मालिक बोल देगा, सेठ बोल देगा, जा अपने घर, भग जा यहां से। ये बेचारा यूपी से गया है। प्रॉब्लम है दोनों की, 2 फेसेस ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी। बस कम से कम इसका एक है बच्चों का काम कि इसका खुद का काम है। इधर ये बेचारा अपने मालिक के जाता है काम करने और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठ के काम करता है। दोनों में से कोई भी अमीरी रेखा के पास भी नहीं आ पा रहा है, कोई बीपीएल रेखा को छू के क्रॉस करके निकल जा रहा हो, बड़ी बात है। इनमें से दोनों की समस्याएं हैं, लेकिन कम से कम इसका कम से कम हाल ये है कि इसके ऊपर तो सेठ बैठा है। सेठ कहेगा अच्छा ठीक है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, एक काम कर, अब इस फैक्ट्री में काम मत कर, मेरे घर पे ड्राइवरी कर, कम से कम ये लग जाए, जो भी कर दे। तो डिफरेंट डिफरेंट दोनों के हाल हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, स्टोरी तो यही है, एक अर्बन पॉवर्टी का हाल है ये। सो विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एम्प्लॉय करती है लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन? किसमें? ऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट, इनफॉर्मल या टेक्नोलॉजी सेक्टर में? किसमें होते हैं सबसे ज्यादा हमारे लोग काम करने वाले? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हमारे सड़क पे खोमचा लगाने वाले, सिटीज आर प्राइमरीली पार्ट ऑफ विच सेक्टर? बताओ, क्या वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, सरकारी कंपनी में काम करते हैं, फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर, इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर? बताओ। चैप्टर बड़े सिंपल थे, सरल थे, सरल चैप्टरों से हमने ये बुक को खत्म किया है। अब जब आप इसकी बुक को पढ़ने मत निकलना, बस आपने आइडिया ले लिया, इतना बहुत है। और आइडिया हमने क्या लिया, हमने ये समझा कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, सेमनेस इज नॉट सिमिलैरिटी। हमारे देश की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, हमारे देश का माइग्रेशन, देश में जो जो हुआ है, इन सब ने हमारे देश का कल्चर को शेप किया है। इसके साथ हमारे यहां डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से लोगों में कुछ धारणा बन जाती है, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन। उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव संविधान, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। फिर इसके बाद अगला चैप्टर हमने कहा कि जब ऐसे इतने सारे लोग हैं, इनको गवर्न करने के लिए कौन करेगा? तो एक सरकार चाहिए। सरकार चाहे डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, सरकार हर देश की कुछ ना कुछ होती है। सरकार 3 लेवल पे होती है, एक सेंटर, एक स्टेट, एक लोकल। अब जो सरकार है वो अच्छी कैसे होगी? वो अच्छी तब होगी जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, जब लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वो होगी, कुव्वत होगी, लोग बराबर होंगे, लोगों पे अधिकार होंगे, लोग अकाउंटेबल सरकार को चुनेंगे। अब इसके बाद जो लोकल लेवल पे लोगों की समस्याएं हैं वो पंचायती राज सॉल्व करती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद पूरे जिले के लिए। इनमें महिलाओं के लिए स्पेशल मेंशन है, 1/3 सीट्स चाहिए महिलाओं को। बस जो रूरल गांव में जो कैसे जमीनों का लेन देन होता है, कौन रिकॉर्ड रखता है? पटवारी करता है वो काम। कैसे करता है? वो खसरा नंबर के तहत याद रखता है कि इसकी जमीन का इतना ये नंबर है, इसकी जमीन का ये नंबर है, और खतौनी वो लिस्ट होती है। एफआईआर पुलिस करती है, डीएम साहब, कलेक्टर साहब होते हैं, ये अपना इसका पूरे जिले का एडमिशन संभालते हैं। नाउ 74th अमेंडमेंट उन जगहों की बात करता है जो शहरी एरिया है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम,
जैसे पालिका, नगर पंचायत, यहां पे मेयर होता है, मेयर जो लोगों द्वारा चुना हुआ होता है पार्षदों में से, और एक होता है कमिश्नर जो कि आईएएस होता है, जो कि एक्चुअल काम कराना जानता है। नाउ रूरल और अर्बन जगहों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम। एक ग्रामीण एरिया में 3 तरह के लोग, बड़ा किसान, मध्यम किसान, छोटा किसान। एक शहरी एरिया में 2 तरह के लोग, जो फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, बैंक में, फैक्ट्री में, और जो अपनी दिहाड़ी खुद कमाता है। तो इनमें प्रॉब्लम अलग अलग है। ठीक है, ये था अपने को आज पढ़ने का काम। अब जब हमने आज ये पढ़ा तो हमने कुछ हमने पॉलिटी के फीचर देखे जो कि एक्चुअली में ऐसे लोगों के लिए हैं। जैसे आर्टिकल 14 संविधान में सबको बराबर करता है, आर्टिकल 15 भेदभाव को मना करता है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत को मना करता है, आर्टिकल 19 आजादी देता है कि आप कहीं से भी इधर उधर जाके काम कर सकते हैं, आर्टिकल 21 जीने का ही अधिकार देता है, 25 कहता है हर किसी को अपना अपना धर्म मानने की, फॉलो करने की आजादी है। 243, 243P ये सब हमारे रूरल लोकल सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं। और 11th और 12th शेड्यूल ये काम करते हैं, पंचायत काम करेगी इन 29 टॉपिकों पे और नगर पालिका काम करेगी इन 18 टॉपिकों पे। बस ये चैप्टर ऐसे खत्म होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो अभी खत्म हो गया। अब इसके बाद जब आएगा अगली क्लास 7th का चैप्टर, उसको भी हम ऐसी जल्दी अपना पढ़ लेंगे ताकि हम अपना मेन स्टैंडर्ड बुक के लिए रेडी हो पाए। ठीक है, विद दिस आई टेक योर लीव, और इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, स्टे शार्प।